जय हिंद दोस्तों। यह संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था भाग 5 तक के कुछ जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक को कैरी करता है। उसमें से हमने कुछ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के से संबंधित जितने अनुच्छेद थे उनको हमने देख लिया था। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनमें था 52, 53, 61, 72, 85, 123 और 141। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। ये मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित जितने अनुच्छेद थे और उसके प्रीवियस के जितने भी अनुच्छेद थे उसको पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ये अनुच्छेद आपको थोड़ा और समझ में आएंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद थे? 52 बताता है राष्ट्रपति के पद को। 53 बताता है राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की, उनके क्या कार्य और क्या शक्तियाँ होंगी। 61 बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का कॉन्सेप्ट। 72 बताता है राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में। 85 बताता है लोकसभा की विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। और 123 1 2 3 जो है अध्यादेश के बारे में बताता है राष्ट्रपति चाहे तो जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन न चल रहा हो तो डायरेक्ट अपने हस्ताक्षर से ही बिल पेश कर सकते हैं, लेकिन उसका शर्त होगा कि 6 महीने के अंदर वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए। 143 राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित 2 अनुच्छेद थे, 63 और 64। 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता था और 64 कहता था कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। उसको वेतन जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलेगा, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और प्रधानमंत्री के संबंध में जो है 2 अनुच्छेद थे, 74 और 75। प्रधानमंत्री से संबंधित 2 अनुच्छेद थे, 74 और 75। 74 बोलता था कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था होगी, जो मंत्रिमंडल अनुच्छेद 74 के तहत था, और उस मंत्रिमंडल का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा, जो अनुच्छेद 75 बताता था। अब उसके बाद जो है 52 से 151 तक ये हमने प्रधानमंत्री से देख लिया था। अब उसके आगे के अनुच्छेदों को हम इस पार्ट 2 में डील करेंगे। तो हम भाग 5 को पढ़ रहे थे। भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के जो अनुच्छेद थे वो भाग 5 चूँकि संविधान का सबसे बड़ा भाग है, इसमें अनुच्छेदों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो ज़्यादा है। तो अब प्रधानमंत्री के बाद संसद के बारे में आता है। अब संसद से से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उनको देखते हैं। संसद अनुच्छेद 79 जो है संसद के बारे में बताता है कि भारत में एक संसद होगी। उसके बाद अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के बारे में बोलता है। अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के बारे में बोलता है। तो इसको याद करने का 79, 80, 81 सरल, आप इसको शॉर्ट ट्रिक इन तीनों को याद रखिए। सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, तो 79, 80, 81 आप सरल याद रखो। पहला जो होगा 79 संसद को, दूसरा जो है 80 राज्यसभा को और 81 लोकसभा को। तो ये 3 अनुच्छेद जो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित है। तो किस अनुच्छेद में पूछे, किस अनुच्छेद में जो है लोकसभा से संबंधित, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 81, ये सरल आप याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक। 80 जो है राज्यसभा से और 79 संसद से। इसके बाद अनुच्छेद 100 क्या बोलता है? 100 का मतलब बराबर। क्या होता है कि जो लोकसभा के सभापति और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, लोकसभा के कार्य संचालन को देखते हैं। तो उनको क्या है, वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। जब कोई भी बिल पास होता है तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी वोटिंग के नंबर्स पे ही लोकसभा का बिल पास होता है या नहीं पास होता है। वो डिपेंड करता है कि 2/3 बहुमत अगर किसी बिल के समर्थन में है तो वो बिल पास हो जाता है। तो हर बिल के पास होने के कुछ शर्तें हैं। अगर वो शर्तें लोकसभा के सदस्य अगर वोटिंग देते हैं, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो भी लोकसभा का सदस्य होता है, उन लोकसभा
के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक सदस्य को चुनते हैं जो कि लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है, वो लोकसभा का संचालन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, वो मत नहीं दे सकता है किसी भी बिल पे, लेकिन उसको वोटिंग का अधिकार एक शर्त में है कि जब किसी बिल पे जो लोकसभा के सदस्यों की वोटिंग है 50-50% हो जाए, उस कंडीशन में जो है लोकसभा का अध्यक्ष वोटिंग कर दे, उस कंडीशन में लोकसभा का जो अध्यक्ष है मतदान करेगा। तो वो अनुच्छेद 100 करता है कि बराबर की कंडीशन में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को वोटिंग का अधिकार देता है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेषाधिकार देता है कि संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उसके बारे में बताता है अनुच्छेद 105, यानी संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 108, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा पूछता है। अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या बोलते हैं? संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का जो है अधिवेशन चलता है, सेशन चलता है कि लोकसभा की बैठक होती है और राज्यसभा की बैठक होती है। तो कोई भी बिल जो होता है पहले लोकसभा या राज्यसभा में, पहले लोकसभा से पास होता है फिर राज्यसभा से पास होता है, या ऐसे भी कह ले पहले राज्यसभा में आएगा फिर लोकसभा। मतलब कहने का है कि कोई भी बिल दोनों सदनों से जब पास होता है तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो बिल विधेयक यानी नियम के रूप में पास हो जाता है, विधेयक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब किसी बिल पे जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है बिल अटक जाता है, पास नहीं हो पाता है, लोकसभा में पास हो गया राज्यसभा में नहीं पास हो रहा है, राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में नहीं पास हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति वे संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और कहाँ बुलाएगा? लोकसभा में, और उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही उसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तो ध्यान रखिए संयुक्त अधिवेशन कब किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत बुलाता राष्ट्रपति है, और उसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। उसके बाद अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताता है। धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है? तो धन विधेयक के बारे में बताता है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में को बोलता है। अनुच्छेद जो है 112 जो है बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान से, जो वित्तीय लेन देन है लेखा अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। तो आप देखिए ये जो है संसद से जितने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रिलेटेड अनुच्छेद हैं जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ इसको नोट डाउन कर लिया। एक बार इसको वापस से थोड़ा रिपीट कर लें। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में सरल याद रखिए, जो आपने शॉर्ट टिक बताया मैंने सरल। 79 जो है संसद को, 80 राज्यसभा को और 81 लोकसभा को। अनुच्छेद 100 बराबर मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष को वोटिंग का अधिकार होगा इन केस जब किसी विधेयक पे बराबर का मतदान हुआ हो तो अनुच्छेद 105 संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में है, यह राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में है। अनुच्छेद 112 बजट के बारे में है। अनुच्छेद 116 लेखानुदान के बारे में है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में। तो ये हो गया संसद के बारे में, यानी हम देखिए केंद्र सरकार से संबंधित राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और संसद हो गया। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, तो ये अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में जो है न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। यानी अनुच्छेद 124 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, यानी अनुच्छेद 124 तो बोले कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद 124 बताता है। अनुच्छेद 131 क्या बताता है? इसका मूल क्षेत्राधिकार बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार है, क्या क्या उसका मूल क्षेत्राधिकार है, उसको कोई और टच नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही टच करेगा। जैसे जब संविधान के किसी शब्द की व्याख्या करने की बात आती हो तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, और कोई भी संविधान के अंदर के शब्दों की व्याख्या करनी हो, संविधान की व्याख्या करनी हो तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, और कोई। तो ये उसके मूल क्षेत्राधिकार में आता है। सुप्रीम कोर्ट के शब्दों की व्याख्या कोई और नहीं कर सकता है, संसद नहीं कर सकती, ना ही जो है
हायर लोअर कोर्ट कर सकती हैं, ना ही राज्य सुप्रीम हाई कोर्ट कर सकती हैं, ठीक है ना। तो जो इसका मूल क्षेत्राधिकार के बारे में आता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 137 ये न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर डिसीजन दे दिया हो तो उसको वापस से वो अपना पुनरावलोकन कर सकता है, वो अनुच्छेद 137 के तहत करता है। और अनुच्छेद 143 हमने यहाँ बताया था, अनुच्छेद 143 यह राष्ट्रपति को सलाह देता था। सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकता उस सलाह को मानने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताता है, 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है, 137 जो अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताता है और 143 राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बारे में बताता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बाद महान्यायवादी, जिनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। महान्यायवादी जो है एक यह विधेयक सलाहकार होता है। महान्यायवादी जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार नियम बनाने संसद का काम होता है। तो संसद में जिस भी एक दल का नेता होता है, जिसको लीड प्रधानमंत्री करता है और एक विपक्ष का नेता होता है, तो क्या है महान्यायवादी हो चाहे तो केंद्र सरकार, जो केंद्र में सरकार होती है, केंद्र में जो सरकार होती है, तो जब वो कोई नियम बनाती है तो वो जो नियम बनाती है वो उसको विधेयक सलाह देने के लिए कि जो नियम बनाई जा रही है वो पूर्णतया जो है कानूनी तौर पे सही है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इस तरह का जो विधिक सलाह देता है सरकार को, वो महान्यायवादी ही देता है। तो किसी भी बिल पे, कोई भी बिल अगर कोई केंद्र सरकार कोई बिल लेके आती है तो उसका पुनरीक्षण करता है महान्यायवादी को, वो बिल जो है चुनौतीपूर्ण है, विधिक रूप से वो चुनौतीपूर्ण होगा कि नहीं। तो यह एक महान्यायवादी हो सरकार का जो है विधिक सलाहकार है। इसका नियुक्ति कौन करता है? ये अनुच्छेद जो 76 के तहत जो है महान्यायवादी का कॉन्सेप्ट है। ये सरकार का विधिक सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति, चूंकि केंद्र सरकार का ये विधिक सलाहकार है तो सरकार जो है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे, प्रधानमंत्री जो है कि सलाह पे राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। महान्यायवादी का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। यह चूंकि प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है तो ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, तो इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। और महान्यायवादी ही अकेला ऐसा एक होता है जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकता है। लेकिन किसी भी सभा में जाके ये बैठ सकता है, लेकिन इसको किसी भी बिल पे मतदान देने का अधिकार नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 जो महान्यायवादी को पद को डिस्क्राइब करता है। महान्यायवादी सरकार, केंद्र सरकार का एक जो है विधिक सलाहकार होता है। जैसे ये केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है, ऐसे राज्य सरकार का विधिक सलाहकार महाधिवक्ता होता है। वो हम जब राज्य सरकार को पढ़ेंगे, अभी हम केंद्र सरकार से संबंधित अनुच्छेदों को डील कर रहे हैं, जब राज्य सरकार के से संबंधित अनुच्छेदों को डील करेंगे तो वहाँ देखेंगे महाधिवक्ता होगा, जो केंद्र राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होगा। तो यहाँ केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। यह किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, लेकिन इसको सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये महान्यायवादी अनुच्छेद 76। इसके बाद कैग की बात आ गई। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद की बात करें तो ये अनुच्छेद 148 के तहत है। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक सीनियर IAS ऑफिसर होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि सरकार के द्वारा जो वित्तीय लेन देन होता है उसका एक रिपोर्ट बनाता है और राष्ट्रपति को सौंपता है। तो कैग जो है, कैग की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो कि सरकार की वित्तीय लेन देनों की जांच करता है और रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को
सबमिट करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 148 के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए केंद्र सरकार से। इसके बाद अब जो 151 से 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद हम देखो 148 तक हो गए। तो अब 151 के बाद जो है राज्य सरकार से संबंधित 152 से लेकर 237 के अनुच्छेदों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको एक बार वापस से थोड़ा रिपीट कर ले, रिकॉल कर ले, ताकि जल्दी मेमोराइज हो जाए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, महान्यायवादी और कैग का जिक्र है। जो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 उनके पद का, 53 कार्य और शक्ति का, 61 महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, 85 लोकसभा का विघटन कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे, 123 अध्यादेश जारी करने का शक्ति और 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का शक्ति राष्ट्रपति को, लेकिन यह बाध्य नहीं होगा। 63 उपराष्ट्रपति का पद, 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा प्रधानमंत्री, 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था, उस मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो 75 प्रधानमंत्री को लेके। संसद 79 सरल को याद रखिए, 79, 80, 81 ये तीनों एक सीरीज में हैं, एक क्रम में ही है। तो आप सरल याद रखिए, पहले संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। 100 बराबर की केस में लोकसभा अध्यक्ष को वोटिंग देने का अधिकार, 105 संसदीय विशेष अधिकार, 108 संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, 112 बजट, 116 लेखानुदान, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, 131 जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसका मूल क्षेत्राधिकार, 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन की पुनरावलोकन करना, न्यायिक पुनरावलोकन करना, और 143 जो है राष्ट्रपति को सलाह देना। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह अनुच्छेद 76 जो सरकार का विधिक सलाहकार होता है, यह इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, यह किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है, लेकिन इसको मतदान करने का अधिकार किसी भी सभा में नहीं है। उसके बाद कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 कैग जो है सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं उनको कैग बनाया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सरकार द्वारा जो वित्तीय लेन देन होता है उसका रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यह संविधान की महत्वपूर्ण अनुच्छेद का पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद पार्ट 3 देखेंगे हम, भाग 6 से आगे गए सारे अनुच्छेद। मेरा ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके रखें, ताकि मैं कभी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। यह वीडियो मैं आपके लिए केवल बना रहा हूं। मैंने ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं जो है कलेक्ट करके एक जगह लेके आ रहा हूं, ताकि आपको बुक पढ़ने का टाइम बचे, आप बुक ना पढ़ें। एग्ज़ाम के टाइम में आपको जितना इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा तो आप उसी को पढ़ के और जो है क्वेश्चंस आंसर्स लगा के आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये बिहार द्वारा, चूँकि BPSC परीक्षा लेगी, जो 7वें चरण की बहाली है बिहार में वो BPSC लेगी, तो BPSC के पेपर में जो है जो GS का सेक्शन है उसमें इससे बहुत बड़ा पोर्शन आने वाला है। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज आपको जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट करवा रहा हूँ। ओके, तो मेरे वीडियो को आप लोग कंटिन्यूअस फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।